डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि डेटा की नेचर क्या होता है, उसकी कैटेगरीज कौन सी होती हैं, प्राइमरी डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। 5 तरीके हमने देखे थे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। नाउ वी कम टू सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा जैसे इसके नाम से पता लगता है कि इट इज़ सेकेंडरी, यानी ये पहले किसी के द्वारा कलेक्ट किया गया है उनके स्वयं के यूज़ के लिए, और लेटर ऑन इस डेटा को किसी और ने इस्तेमाल किया फॉर देयर यूज़। तो किसी और ने कलेक्ट किया, एनालाइज किया, और उसके बाद उस डेटा को सेकेंड पार्टी ने या सेकेंड एजेंसी ने या डिफरेंट एजेंसी ने यूज़ किया अपने काम के लिए। प्राइमरी सोर्स एक पब्लिकेशन होता है जहाँ डेटा पब्लिश होता है उसी अथॉरिटी के द्वारा जिसने उसको कलेक्ट किया और एनालाइज किया। सेकेंडरी सोर्स क्या हो जाता है? सेकेंडरी सोर्स ऐसा पब्लिकेशन है which reports the data that has been gathered by other authorities and for which others are responsible. सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारी स्टडीज़ में इन्वेस्टिगेटर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सारे इश्यूज़ से रिलेटेड डेटा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो खुद से कलेक्ट करे और फिर उसको एनालाइज करे। तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ में जिनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं डेटा के एनालिसिस के लिए। तो सेकेंडरी डेटा को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं अंडर 2 हेड्स, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के 2 सोर्सेज हुए, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज क्या क्या हैं? पब्लिश्ड डेटा, डेथ सर्टिफिकेट्स, मोर्टालिटी स्टैटिस्टिक्स, सेंसस, जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी द्वारा जो ऑफिशियली पब्लिकेशंस निकलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दूसरी मिनिस्ट्रीज़ जो अपने पब्लिकेशंस रिलीज़ करती हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, कोई भी और हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो भी अपना डेटा पब्लिश करते हैं, ये पब्लिश्ड सोर्स में आते हैं। अनपब्लिश्ड सोर्सेस कि जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सभी पब्लिश कर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिसेज में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में या स्कॉलर्स के पास अवेलेबल हैं दैट हैव नॉट बीन पब्लिश्ड एनीवेयर। ऐसे जो सोर्सेज हैं वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज कहलाते हैं। दे हैव बीन कलेक्टेड बाय द एजेंसीज और इंडिविजुअल्स बट नॉट पब्लिश्ड इन एनी फॉर्म। इन सोर्सेज को फिर सेकेंडरी डेटा के रूप में यूज़ करके और पब्लिश किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन में या यूज़ में हमें प्रिकॉशंस क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि जैसे हमने डेटा कलेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा था कि डेटा कलेक्शन की एक्यूरेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग या फाइनल इंटरप्रिटेशन के लिए आवश्यक है कि हाउ केयरफुली द डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड। तो सेकेंडरी डेटा के लिए भी जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट है हाउ द डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड। जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसको किस तरह से उसका कलेक्शन प्रोसीजर और उसका प्रोसेस कैसा था, क्या था। सेकेंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कि जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, सो दैट वी कम टू अ लॉजिकल और प्रॉपर कंक्लूजन या डिसीजन। थर्ड इज़ हाउ फार द डेटा हैज़ बीन समराइज्ड। उस डेटा को जो एक लार्ज स्केल पे था उसको किस तरह से समराइज किया गया है फॉर एनालिसिस। देन हाउ कंपेरेबल द डेटा इज़ विद अदर टैब्यूलेशंस, कि उसी के पैरेलली दूसरे जो डेटा हैं उनके साथ उसकी तुलना के लिए वो कितना कंपेरेबल है। देन फिफ्थ इज़ हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा, स्पेशली व्हेन फिगर्स कलेक्टेड फॉर वन पर्पस आर यूज्ड फॉर अनदर। जो हम डेटा ले रहे हैं वो किसी पहले व्यक्ति ने या एजेंसी ने अपने
बेसिस बना के और कलेक्ट किया था, उस डेटा को हम अपने पर्पस के लिए किस तरह से इंटरप्रेट करें, ये भी बहुत नेसेसरी प्रिकॉशन है वाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। तो जनरली एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है सेकेंडरी डेटा के साथ में कि हमें उस डेटा में क्या चाहिए, क्या अवेलेबल है और उससे हम किस तरह से अपने यूज़ में ले सकते हैं। नाउ कम्स डेटा क्लासिफिकेशन। चाहे हमने प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया है, अब डेटा को क्लासिफाई करना है कि डेटा को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कलेक्टेड डेटा जो हमने इकट्ठा किया है थ्रू एनी सोर्स, बी इट प्राइमरी और सेकेंडरी, इसे हम रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं और ये एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इट इन अ मीनिंगफुल एंड रेडिली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म, कि अब इस रॉ या अनग्रुप्ड डेटा को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया जा सके ताकि उससे फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फैसिलिटेट की जा सके। इसलिए किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए ये ज़रूरी है कि डेटा को एक अच्छे असिमिलेबल फॉर्म में इकट्ठा करें। डेटा को ग्रुप करना इनटू क्लासेस और सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। जब हमने डेटा कलेक्ट किया उसके बाद किसी एस्पेक्ट पे या एट्रीब्यूट पे या उसकी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसको फिर से हम क्लासेस में, सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। जब डेटा क्लासिफाई हो जाता है इजीली, तब नेक्स्ट स्टेप टैब्यूलेशन का आता है। तो देन इट कैन बी अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो क्लासिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टैब्यूलेशन। हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में लेटर्स आते हैं, तो उन लेटर्स को सबसे पहले अपने अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस, जैसे अगर हम एरिया की बात करें तो अलग अलग सिटीज़ के अकॉर्डिंगली उनको क्लासिफाई किया जाता है और फिर सब क्लासिफाई किया जाएगा कि वो किस जोन के हैं। तो फर्स्ट रॉ डेटा क्या हुआ कि सभी जो लेटर्स पोस्ट ऑफिस में आए, देन क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट सिटीज़ एंड सिटीज़ में फिर से रिस्पेक्टिव जोन्स में उनके पिन कोड के हिसाब से उनको सॉर्ट किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन मेक्स इट ईजियर फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्लासिफाई क्यों किया जाता है डेटा को? तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्लासिफाइंग के हैं, फर्स्ट कि इट कंडेंसेस द मास ऑफ डेटा। जो पहला पर्पस है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है बट फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इट नीड्स टू बी कंडेंस्ड, तो उसे कंडेंस फॉर्म में लाने के लिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। देन टू एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स। डेटा कलेक्शन के समय जो अनावश्यक डिटेल्स हमारे पास आई हैं उनको उसमें से रिमूव करने के लिए क्लासिफिकेशन हेल्प्स अ लॉट। थर्ड, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। जैसे ही डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा इट वुड हेल्प इन कंपैरिजन विद द अदर डेटा, और इस पर्टिकुलर डेटा के जो सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स हैं वो हमें मालूम चलेंगे। फोर्थ, इट enables टू गेट अ पिक्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसका एक ट्रेंड या उसका एक पिक्चर सामने उभर कर आता है जिससे कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इन्फरेंसेस या डिसीजंस के लिए डेटा का क्लासिफिकेशन नेसेसरी होता है। फिफ्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इट हेल्प्स इन द स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। अगर डेटा अनग्रुप्ड, अनक्लासिफाइड और लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है तो इट वोंट हेल्प इन statistical analysis unless and until it is grouped or classified in the form of a table or categories. Data classification कितनी तरह का हो सकता है? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस में कैटेगराइज करें या क्लासिफाई करें। बेसिकली 4 बेसिक टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन के।
जो हमने डेटा कलेक्शन में भी जैसे देखा था कि टाइम के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही यहाँ पर 4 बेसिक टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन के: क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज़ द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजी जहाँ पर समय इन्वॉल्व्ड है कि यदि डेटा दैट इज़ कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम, बी इट ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज, किसी भी टाइम स्पैन के लिए यदि वो डेटा कलेक्ट किया जाता है और अरेंज किया जाता है तो इसे हम क्रोनोलॉजिकल डेटा या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेटा जनरली जब हम टाइम सीरीज़ में या टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं या अरेंज करते हैं तो इट इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम। कि अगर हमने डेटा को सपोज़ ईयर वाइज लिया है तो हम सबसे पहले 70 से 76 का डेटा इस टेबल में देख रहे हैं कि बर्थ रेट्स इन इंडिया क्या रहे थे फ्रॉम 1970 टू 1976। तो अरेंज जब आप कर रहे हैं तो उसे हम असेंडिंग सीरीज़ में यानी 1970 से स्टार्ट करके 1976 तक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन विच इन्वॉल्व्स जोग्राफी या जोग्राफिकल रीजन और प्लेस। तो डेटा क्लासिफाई होगा अकॉर्डिंग टू अ लोकेशन और अ प्लेस और अ जोग्राफिकल रीजन। जैसे हमें इस टेबल में देख रहे हैं कि वीट का जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग कंट्रीज़ में कितना रहा है किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो अमेरिका, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस एंड इराक कंट्रीज़ हो गई जो जोग्राफिकल लोकेशन या रीजन है, और उनका वीट प्रोडक्शन कितना रहा वो डेटा इस टेबल में रिप्रेजेंट हो रहा है। थर्ड क्लासिफिकेशन इज़ द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में डेटा क्लासिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी। क्वालिटेटिव कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वालिटी, कि जहाँ क्वालिटी या कोई एट्रीब्यूट जैसे कि लिटरेसी है, रिलीजन है, सेक्स है, एम्प्लॉयमेंट है, इन आधार पर अगर हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो क्वालिटेटिव डेटा is such attribute which cannot be measured along with a scale। जैसे हम किसी का जेंडर बताते हैं मेल और फीमेल, now it cannot be measured with a scale, it has to be either male और फीमेल। इसी तरह से लिटरेसी की एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड। तो इस तरह से किसी क्वालिटी बेसिस पे अगर डेटा को क्लासिफाई किया जाता है तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। जैसे अगर हम किसी पॉपुलेशन को क्लासिफाई करवाना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ वन एट्रीब्यूट से सेक्स या जेंडर, तो हम उनको 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। इसी तरह से इनको अगर हम मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहें तो एक और कैटेगरी वुड बी मैरिड और सिंगल। अब ये क्लासिफिकेशन एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे अगर हमने किया तो वो डाइकोटोमस हुआ, 2 क्लासेस बनी। जैसे हमने जेंडर के बेसिस पे किया तो क्लासेस बनी मेल एंड फीमेल, जिसमें एक में एक कैटेगरी है विच possesses the attribute and other not possessing the attribute। इसे हम सिंपल या डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन कहते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन दिखाने के लिए कि जैसे पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर तो मेल एंड फीमेल 2 क्लासेस हमारे पास आती हैं। अगर इस क्लासिफिकेशन में क्वालिटेटिव में हम 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर क्लासेस का नंबर बढ़ जाएगा, सेवरल क्लासेस वुड बी फॉर्म्ड। ऐसा जो क्लासिफिकेशन है वुड बी कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में कि हमने एक एट्रीब्यूट लिया एंड वी गॉट 2 क्लासेस जैसे, तो ये सिंपल या डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन होता है। तो जैसे हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो मेल एंड फीमेल थे। फिर मैरिटल स्टेटस अगर हमने इंक्लूड किया तो सिंगल और मैरिड। अब फीमेल में भी फीमेल कैन बी आइदर सिंगल और मैरिड एंड इन केस ऑफ मेल
सिंगल और मैरिड मेल। यहाँ हमारे पास 4 क्लासेस बन गई। नेक्स्ट कम्स द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटी एंड नाउ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी विच कैन बी मेजर्ड। तो ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड इज़ क्वांटिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे हाइट और वेट, हाइट और वेट हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो विच कैन बी मेजर्ड, सो दे आर इंक्लूडेड इन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे अगर हम एक बच्चों के समूह को क्लासिफाई करें अकॉर्डिंग टू वेट, जैसे इस टेबल में हम देखते हैं वेट हमने लिया है 5 to 10 से लेके 30 से 35 किलोग्राम तक की रेंज में, एंड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की ईच क्लास में किस तरह का हर वेट का 5 to 10 किलोग्राम में कितने बच्चे हैं, 10 से 15 में कितने हैं, सो एंड सो फोर्थ। 1000 बच्चों का ये डेटा हमने कलेक्ट किया स्टार्टिंग फ्रॉम 5 किलोग्राम्स टू 35 किलोग्राम्स। इस क्लासिफिकेशन में 2 एलिमेंट हैं, जैसे वेरिएबल है जिसको हमने वेट के रूप में लिया है, और सेकंड में हमने फ्रीक्वेंसी ली है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन फॉल इनटू दैट कैटेगरी ऑफ वेट। कि जैसे 5 से 10 किलोग्राम के वेट में अगर हमसे पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं, तो 50 चिल्ड्रन हैं जिनका वेट 5 से 10 किलोग्राम के बीच में है, और मैक्सिमम अगर हमें देखा जाए तो अराउंड 360, जो 360 चिल्ड्रन हैं दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ 20 to 25 किलोग्राम वेट।